तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। इसमें आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है एक्सप्रेशन, और उसमें ये बोला गया है जो टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स उसका कोफिशिएंट अल्फा है, और इसी तरीके से आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स दिया हुआ है 649 जिसमें आपका इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट शामिल नहीं है। तो आपको कुछ लैम्डा की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका एक जनरल टर्म लिख लेते हैं NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म की पावर r। तो इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे नेट x की पावर देखोगे तो वो आएगी n माइनस 4r बाय 2। इसको कर दो 0 इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो r की वैल्यू आती है n बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट्स देखोगे वो आएगा आपका x इक्वल्स टू 1 रखने पर, तो वो आ रही है आपकी -5 की पावर n। इसमें से आप क्या करो, जो इंडिपेंडेंट टर्म वाला कोफिशिएंट है उसको माइनस कर दो, तो आप r की वैल्यू n बाय 4 पुट कर दीजिए। तो NC n बाय 4 माइनस 6 की पावर n बाय 4 इक्वल्स टू कितना है 649। तो यहां से आप हिट एंड ट्रायल से निकालोगे तो n की वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 आपके पास आ चुकी है। अब इसके बाद आपको x की पावर -4 का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो नेट पावर है x की जो कि है आपकी n माइनस 4r बाय 2, इसको माइनस n कर दो, तो यहां से 3n इक्वल्स टू 4r आ जाएगा। n की वैल्यू 4 है तो r आपका आ जाएगा 3। ठीक है, जैसे ही आप r को 3 रखोगे तो यहां पे आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा 4c3 माइनस 6 पावर 3 इक्वल्स टू -4 इंटू 216। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 24 लैम्डा। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास -36। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मतलब सिंपल ही बोलेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx निकालनी है जहां पे आपका इंटरवल 0 to पाई है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं f डैश x, तो वो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 cos 2x। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/3 विच इज 1 cos 3x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos x को t मान लेते हैं। जैसे ही आपने cos x को t माना तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फैक्टर बन जाएंगे 4t स्क्वायर t माइनस 1, और यहां से आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस t इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपकी t की वैल्यू एक तो आ रही है 1 और t की वैल्यू आ रही है +-√3/2। ठीक है ना, तो cos x 1 हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 पे, cos x +-√3/2 कब होगा π/6 5π/6। तो आपको 0 π/6 5π/6 और पाई पे वैल्यू चेक करनी है। तो आप ऐसा करो, एक बार सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो ताकि आपको और आइडिया लग जाए मैक्सिमम कहां पे आने वाली है। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 4 sin 2x। ठीक है, -3 sin 3x। 0 और पाई पे मत चेक करना, वो हम डायरेक्टली फंक्शन में वैल्यू रख लेंगे। तो f डबल डैश π/6 ये आपका आता है पॉजिटिव, f डबल डैश 5π/6 ये आता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो अब अगर आप 0 पे वैल्यू चेक करोगे तो f0 आपका 0 है, f पाई आपका पाई आता है, f π/6 भी आप निकाल लेना चाहे तो π/6 माइनस √3/2 प्लस हाफ, और अगर आप f 5π/6 निकालोगे तो वो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमें पता चल रहा है। तो 5π/6 पे आपका जो आंसर आता है वो थर्ड ऑप्शन आता है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। -π से पाई का आपको इंटरवल दिया हुआ है और मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, sin x को बना लेता हूं। यहाँ पे ये आपका sin x का ग्राफ हो गया, -π से +π, इसको पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं। इसके बाद इसी में मैं cos x का कर्व बना देता हूं, तो यहां पे ये ऐसा कुछ कर्व बनेगा आपका। ठीक है, ये बन गया। अब हमें मैक्सिमम लेना है इसमें, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। sin x बराबर cos x मतलब tan x बराबर 1, तो एक -3π/4 और एक आ जाएगा आपका π/4। तो मैक्सिमम आपका यहां से लेकर यहां तक ये वाला हो जाएगा, फिर आपका ये मैक्स होगा, फिर आपका ये वाला हो जाएगा, और फिर आपका ये वाला हो जाएगा। तो मैं बस आपको एक्सप्रेशन लिख के बता रहा हूं क्या हो जाएगा। -π से -3π/4 में, -π से -3π/4 में मैक्सिमम है आपका sin x। लेकिन अगर आपने sin x लिखा तो वो गलत है, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व है, आपका कर्व एक्सिस के नीचे है।
तो आपको एडिशनल माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से -3π/4 से लेकर -π/2 तक जो आपका कर्व है, -3π/4 से लेकर -π/2 तक आपका कर्व हो रहा है cos x, लेकिन आपको माइनस लिखना पड़ेगा एडिशनल, क्योंकि कर्व एक्सिस के नीचे है। -π/2 से लेकर π/4 तक अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका फॉलो कर रहा है फिर से cos को, इस बार पॉजिटिव ही लिखना, एक्सिस के ऊपर है, और प्लस में π/4 से लेकर पाई तक sin x dx। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगी और आपका आंसर आ जाता है 4। जितने भी अंडर रूट वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये प्लेन लाइंस का मिक्स क्वेश्चन है। तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 1 to 1 और उसकी एक प्लेन से डिस्टेंस है, डायरेक्ट नहीं है, वो डिस्टेंस मेजर्ड है अलोंग द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दीज टू गिवन लाइंस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास ये प्लेन दिया हुआ है और ये एक आपके पास पॉइंट है P1 to 1। ये जो डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये जो इन दोनों लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन बनेगी उसके अलोंग होगी। तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की डायरेक्शन पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। आपको ये पता होगा अगर दो लाइंस है और उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालते हो तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वेक्टर होता है दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो उन दोनों के क्रॉस से आ जाएगी। तो आप क्या करो, I + 2j + k इसका क्रॉस निकाल लो, -I + 2j + 3k। ये आंसर आपका आता है 4 - 4 और 4। ठीक है, जिसको हम 1 - 1 और 1 बोल सकते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन की डायरेक्शन 1 - 1 और 1 आ गई। तो मेरे को क्या करना है, P से पास होने वाली लाइन लिखनी जो इसके पैरेलल हो। तो x - 1 y - 2 upon -1 z - 1 upon 1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां से जनरल कोऑर्डिनेट लैम्डा + 1 2 - लैम्डा लैम्डा + 1। ये जनरल कोऑर्डिनेट आपका मान लो q है, इसको क्या नाम दे दिया, q। तो q का आप सेटिस्फाई करा दो प्लेन के अंदर, इन सबको आप ऐड कर दो। तो लैम्डा + 4 इक्वल्स टू 6। तो लैम्डा क्या आ गया, 2। तो ये जो q पॉइंट है आपके पास 3 0 3, इनमें लगाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला p और q में, तो आंसर आ जाएगा √12 विच इज 2√3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये ग्राफ पे बेस्ड है। आपकी जो इक्वेशन है बोला गया है उसका एक एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो अगर ये y है तो ये भी y है, तो दो y को कंपेयर करना है, मतलब दोनों के ग्राफ को कंपेयर करना है। अब इसमें क्या है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज का थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा, मतलब उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव, तो आपका x² + 2 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर -2 से 1 तक लेते हो तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो -x² + 2x + 2 हो जाएगा। ठीक, और अगर आपका x का वैल्यू -2 से छोटा है तो उस केस में सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका साइन में। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया fx। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। x² + 2 का ग्राफ आपको पता है ये पैराबोला होगा, जो कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी के लिए डिफाइन है, ऐसा कुछ बनेगा। इसके बाद ये एक पैराबोला है कॉनकेव डाउन, जो कि आपका -2 से 1 में डिफाइन है। अगर आप इसकी -2 पे वैल्यू चेक करोगे तो -6 आती है और 0 पे 2 आती है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस पैराबोला की वैल्यू देखोगे तो हमेशा नेगेटिव है और कॉनकेव डाउन है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं कहीं भी y = -α की लाइन ड्रॉ करूं तो वो हमेशा पॉसिबल है, हमेशा। इसका मतलब आपका अल्फा कुछ भी हो सकता है। तो -α बिलोंग्स टू r, सो अल्फा बिलोंग्स टू r। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, तो अपने को क्या दिया हुआ है, pH जो है वो 3 टाइम्स ऑफ PT है, और ये भी हमें पता है कि जो pH + PT होता है वो होता है 1। तो यहां से आप pH की वैल्यू निकालना 3/4 और PT की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4। इसके बाद ये क्या बोला है कि आपको जो कॉइन है वो तब तक टॉस करना है, या तो आपको हेड मिल जाए या फिर 3 टेल मिल जाए। तो ऐसा करने पर आपको एक्सपेरिमेंट का जो मीन बताना है। तो आपके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, सोचो। पहला केस ये हो सकता है हेड आया, बात खत्म। दूसरा केस टेल आया, तो बात तो सही नहीं है, तो क्या पता हेड आ जाए।
तीसरा केस टेल टेल हेड, और चौथा केस हो सकता है टेल टेल टेल। इसके अलावा नहीं होगा क्योंकि 3 टेल मिलने पर आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। मान लो पहला केस है हेड वाला, तो एक बार ही किया आपने, ये एक ही बार में आ गया, तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विच इज 3/4, ये आपका हो जाएगा 2। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे क्योंकि आपने 2 उसमें प्लेसेस लिए हुए, ठीक है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 और हेड की 3/4। सिमिलरली आप इसका आंसर लिख लेना, 1/4 1/4, और ये हो जाएगा आपका 3/4, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/4 का क्यूब, मतलब 1/64। इन सबको आप ऐड कर दो, तो ऐड करने पर आएगा 3/4 प्लस 6/16 प्लस 9/64 प्लस 3/64, ये आपकी नेट प्रोबेबिलिटी आई है। तो जो मीन होता है वो एनपी की तरह बिहेव करता है, तो एन कितना है आपका 24 नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये जो वैल्यू आएगी अगर आप सोल्व करोगे 31.5 आती है। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। 19 क्वेश्चन आप देख सकते हो वेक्टर से पूछा गया, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल ही है क्योंकि आपका जो डी वेक्टर है उसका आपको मॉड निकालना है। तो सबसे पहले तो आप डी वेक्टर की अगर वैल्यू निकालते हो तो वो आती है a क्रॉस b माइनस सी, ठीक है। अब आप a क्रॉस b निकाल लो। a क्रॉस b क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट i j k, तो यहां पे हो जाएगा ये 2 3 5 3 3 7, सही है। तो ये हो जाएगा 6i, और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा प्लस j, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस 3k, ठीक है ना। तो ये आपका a क्रॉस b है, उसमें से आप c वेक्टर को माइनस कर दो, तो जो d आएगा वो आएगा माइनस i, और इसमें से ये माइनस करोगे माइनस 7j और माइनस 12k। तो ये डी वेक्टर का मोड निकाल लो आप, 144 प्लस 1 प्लस 49 का अंडर रूट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आसानी से आपसे 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो उस वैल्यू को आप चेक कर लेना, ये अंडर रूट 194 आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपका आईटीएफ पे बेस्ड है। साइन इनवर्स में कुछ आपको रिलेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, तो बेटर रहेगा आप उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये आपका टेन इनवर्स x प्लस 1 है। कैसे पता चला, इसको एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस लिखना, पाइथागोरस लगाओगे तो सीधा सीधा जो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है वो आपका 1 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है वो आपका टेन इनवर्स x है सिंपली, और ये वैल्यू π/4 दी हुई है। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा देना, x पॉजिटिव है, घबराने की बात है ही नहीं। तो ये टेन इनवर्स 1/1 प्लस x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू π/4। तो π/4 तभी होगा जब ये वैल्यू क्या हो जाए 1। तो अगर जैसे ही आप इसको 1 करोगे तो 1 प्लस x इंटू x प्लस 1 बराबर 1, तो x बराबर -1 विच इज रिजेक्टेड एंड x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x को आप यहाँ पे 0 रख दो ना, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, साइन 5π/2 माइनस कोस 5π विच इज 2, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको टेन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन इट इज इजी क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपको dy/dx दिया हुआ है और आपको इसमें वैल्यू निकालनी है y2 माइनस y0। आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू e की पावर x, तो ये तो एज इट इज आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x का, e की पावर 2x/2, और इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x/3 प्लस कांस्टेंट आएगा, इंडेफिनेट है। अब आप क्या करो, c के बारे में मत सोचो, ठीक है। y2 माइनस y0 निकाल लो सीधा सीधा, तो y2 माइनस y0 का मतलब है पहले आप 2 रख दो, तो जैसे ही आपने इसमें 2 रखा और एक बार 0 रख दो, 0 रखने पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 41/6 प्लस c तो कैंसिल हो गया। तो आप देख लो, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 अगेन ये प्लेन से पूछा गया है। आपका एक P3 प्लेन है जो कि 1,1 से पास हो रहा है, 1,1,1, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 भी पास हो रहा है। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का क्वेश्चन है, तो जो P3 होगा दैट वुड बी P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपका P1 कितना है, 2x माइनस वाई प्लस z माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा पुट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां से आपका जैसे आप x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो -3 प्लस 8 टाइम्स लैम्डा आ जाएगा 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3/8, ठीक है।
अब लैम्डा की वैल्यू अगर आप 3/8 रखते हो तो ये आपका जो प्लेन है 19x और फिर वापस से आप रखना 9/8 - 1 विच इज y। मैं डायरेक्टली इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। इसके बाद 6/8 + 1 तो 14z और यहां पे अगर आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा 6/8 - 5 -34। ठीक है, अब आपको 1,1,10 की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला लगा देना 20 + 140 - 34 अपॉन 361 + 1 + 196 का अंडर रूट। तो दिख रहा है कि ये 126 अपॉन समथिंग आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है काफी। निगेशन आपको निकालना है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे काफी भारी सा एक्सप्रेशन लग रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए बस x implies y is logically equivalent to not p और q, मतलब not x और y। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका निगेशन नहीं निकाल रहा, मैं पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं अंदर वाले को। तो ये भी तो x implies y टाइप का लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा not x, तो ये आपका x का काम कर रहा है ये वाला, तो दिस इज not x और y। सही है क्या? और इसका आपने फिर से इंप्लाइज लिया हुआ है a के साथ। अब आप फिर से ये समझो कि फिर से ये किसका काम कर रहा है, x का, और ये किसका काम कर रहा है, y का। तो x इंप्लाइज y क्या हो जाएगा, नॉट x और y। तो नॉट ऑफ नॉट x आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो नॉट ऑफ ये हो जाएगा नॉट x, ये पूरा नॉट x और a। सही है, तो एक बार जरा ये निगेशन खत्म कर दो, ये निगेशन इसको फ्री कर देगा और ये निगेशन यहां जाएगा, पहले इसका साइन उल्टा करेगा और उसको निगेट करेगा। ठीक है, और ये और ये तो आना ही है नॉट x और y। अब ये जो स्टेटमेंट बना है ना, आपको इसका निगेशन निकालना है, तो आप क्या करो ना, ये जो स्टेटमेंट है इसके आगे निगेशन का साइन लगा दो। तो जैसे ही आप इसके आगे निगेशन का साइन लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हो सकता है आप अटक जाओ, क्योंकि यहां पे आप अगर ट्रूथ टेबल की मदद लोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। वेन डायग्राम से आप चेक कर लेना, जैसे कि ये वाला आपका दिया हुआ है टर्म, है ना, तो ये आपको क्या दिया हुआ है कि आपको ए और यहाँ पे ए एंड है, इसको आप करेक्ट कर लो, ए एंड ए है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए एंड बी और सी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये ए बी सी है, तो बी और सी पूरा आ जाएगा, उसमें आपको ए लेना है, तो ये वाला आएगा रीजन। ठीक है, और फिर उसका आपको इंटरसेक्शन लेना है, एंड मतलब बी एंड सी के अलावा जो बचेगा, तो आपका ये वाला बी एंड सी मतलब क्या हो जाएगा, जो बी और सी में कॉमन आ रहा हो, तो आपका ये वाला रीजन है, इसके अलावा क्या बचेगा, ये सब कुछ। ठीक है, ये हो गया, और फिर उसका आप और के साथ ए लोगे, तो जब आप ए के साथ और लोगे तो फिर से पूरा का पूरा ए ही बन जाना है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ ई। सही है, तो यहां पे आप वेन डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो यहाँ पे ये क्रैमर रूल का आपको यूज करवा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप डी डी1 डी2 डी3 फाइंड आउट कर लो। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 बी, और यहाँ पे 1 1 1 1 -1 -1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आप चाहे तो यहाँ पे रूल भी लगा सकते हो, जैसे एक बार मैं बता देता हूं करके, 2 4 बी 1 1 1 2 0 0। ठीक है, यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 4 - बी। सही है, इसी तरीके से आप D1 की वैल्यू निकाल लेना, मैं आपको बता देता हूं, D1 आपका आ जाता है 2 × 4 - बी, सेम आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हो सकता है कोफिशिएंट आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 - बी का आपको टर्म आएगी, उसको 0 करोगे तो बी तो 4 ही आना है। अब इसके बाद एक बार आप D2 की वैल्यू निकाल ही लो, तो D2 के लिए आप क्या करोगे, 2 1 1 एज इट इज रहेगा, यहां पे आप लिख दो 2a 6 8, और यहां पे आ जाएगा आपके पास B1 1। इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है ना, तो 2 1 1 हो गया, 2a 6 8 हो गया, और ये हो गया आपका B1 -1, सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा -28, फिर ये -2a, और यहां पे आपका बन जाएगा ये -2 और प्लस b, और यहां से बन जाएगा 2, तो ये 4a + 2b -28 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप D3 की वैल्यू निकालते हो, तो D3 की वैल्यू आपके पास आती है 2 1 1, उसके बाद 4 1 -1 2a 6 एंड 8। ठीक है, तो ये आएगी 28
-4, तो -4 के बाद ये 2 आ जाएगा और ये +2a और यहां पे आ जाएगा आपके पास -2, तो ये 20 - 4a बनेगी। अगर आप ध्यान से देखो इन चारों को 0 करोगे ना तो b इक्वल टू 4 रखते ही d और d1 0 हो जाएगा, और जैसे ही आप b को 4 रखोगे तो b को 4 रखते ही आपकी a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 बन जाती है, जो d2 और d3 को 0 करती है। तो आप ऑप्शंस पढ़िए। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इस केस में इनफाइनाइट आएंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है b नॉट इक्वल टू 4 पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन उस केस में a पे थोड़ी ना कोई कंस्ट्रेंट है, तो गलत हो गया। इसने बोला a इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और फोर्थ गलत है। ठीक है।